सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। आत्मबंधी लॉ ऑफ वन, एक का कानून, यानी एक का ज्ञान, या आप उसे एक का तरीका भी बोल सकते हैं। 1710 जो जनवरी 27, 1981 में रिकॉर्ड किया गया था। तो ये किताब में दी गई जानकारी है, आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल पे आधारित है, जो हम सबको अनंत रचयिता के द्वारा प्रदान की गई है। तो जैसे कि पिछले सत्र में कुछ प्रजातियों या ग्रह का कैसे विनाश हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। तो उससे आगे बढ़ाते हुए डॉन प्रश्न पूछते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मेडलक से ये आत्माओं को स्थानांतरित किया जा रहा था, उस प्रक्रिया को एक के कानून द्वारा कैसे संचालित किया जा रहा था और ये क्यों जरूरी था। मेडलक में ऐसा क्या हुआ था या वहां के लोगों के साथ क्या हुआ था जिस कारण उन्होंने अपना ग्रह ही खो दिया। कितने वर्ष पहले ये सब हुआ था। तो उसके जवाब में रा बोलते हैं कि मेडलक के लोग कुछ कुछ आपके यहाँ के एटलांटिक सभ्यता की तरह थे। उन्होंने तकनीक का काफी अच्छा ज्ञान हासिल किया था और उन्होंने अपने ग्रह की परवाह किए बिना इस तकनीक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। यानी जैसे मान लो तकनीक मतलब यहाँ पे जैसे परमाणु बम जैसी कोई तकनीक उनके हाथ में आ गई होगी, तो उन्होंने ये जो तकनीक है वो बिना सोचे समझे, खुद की ने भी परवाह न करते हुए, ग्रह की भी परवाह न करते हुए उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। उनमें से जो मेडलक के लोग हैं, उनमें से काफी लोगों की सोच, विचार और कर्म सारे ही नकारात्मक थे, यानी कि खुद की सेवा करने वाले थे। यानी वो लोगों के दिमाग में यह था कि भाई हमारा जो हम जो चाहते हैं वो बस हो जाए, बाकी किसी का जो होना है वो हो जाए। तो वो स्वयं की सेवा करने वाले ही लोग थे, पर उन्हें ये गलतफहमी थी कि वो दूसरों की सेवा कर रहे थे। वहां ऐसी तबाही आई कि इनका जीव मंडल ही बर्बाद हो गया। यानी उन्होंने ये जो परमाणु बम है वो एक के बाद एक के बाद एक, शायद गुटों के बीच में कुछ तो युद्ध हुआ होगा या कोई भी वजह से बहुत सारे ये धमाके हो गए जिसकी वजह से प्लेनेट को ही पूरा तोड़ दिया। वहां के लोगों ने आपस में भयानक युद्ध करके उसे फाड़ ही दिया। जैसे इतने सारे अगर एक के बाद एक के बाद एक अगर कुछ ऐसे धमाके होते जाएंगे तो ये ग्रह का फट जाना स्वाभाविक ही है। तो ये जो ग्रह है जो उड़ा दिया गया उनके ही द्वारा,
तो उससे हमारे सौर मंडल में एक बेल्ट बनी जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। तो ये जो तकनीक है उसका इस्तेमाल उन्होंने तकरीबन 7,05,000 वर्ष पहले किया था। तो अगर 7,05,000 वर्ष पहले ये तकनीक का यूज किया था, मतलब कि उनके ग्रह पे जो जीवन चक्र है वो उससे पहले ही शुरू हो चुका होगा, क्योंकि वहां पर पहली घनत्वता की जीवन रूप बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अभी पहली घनत्वता यानी वहां पे हवा, पानी, मिट्टी, आग, ये सारी जो है वो पहली घनत्वता में रहते हैं। वो बहुत उससे भी बहुत पहले शुरू हो गई होगी। उसके बाद उनकी पूरी जो सभ्यता है वो विकसित हुई और उसके बाद वो टेक्निक आ गई जिसके वजह से या उसके गलत इस्तेमाल की वजह से उन्होंने अपने खुद के ही ग्रह को तहस नहस कर दिया। इस घटना के बाद या इस घटना की वजह से वहां के लोगों को इतना आघात पहुंचा कि पूरे के पूरे समूह के अंदर ही डर की गांठ लग गई। कई साल ऐसे ही गुजर गए, हम में से कोई भी उनके करीब नहीं जा पाया। ये रा बोल रहे हैं कि हम में से कोई भी उनके करीब नहीं जा पाया, क्योंकि उनके आत्मा के अंदर गांठ लग गई थी। जैसे एक के बाद एक इतने सारे अगर धमाके हो गए और पूरी तबाही जिसने देखी, पूरा ग्रह जो फट गया, तो उसके बाद उनकी आत्मा के अंदर जाके गांठ लगे, डर की गांठ लग गई थी कि कोई भी उनके पास जाता, यानी कोई हम भी उनके पास जाते थे तो वो लोग डर जाते थे। यानी प्यार से भी, जैसे कोई आदमी डरा हुआ है, कोई भयानक कुछ देख लिया है, तो कोई अगर प्यार से भी पूछने जाए तो उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ क्या क्यों आया है। कोई भी उनकी सहायता इस वजह से नहीं कर पाया। तो उसके बाद ये जो है प्रक्रिया, यानी उनसे कांटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो करने के बाद करीब 6 लाख वर्ष पहले तब के परिषद यानी कन्फेडरेशन के सदस्य उनके समूह के पास जाने में कामयाब रहे तथा उन्होंने उनके अंदर जो डर की गांठ थी उसे खोला। सभी लोगों को याद आया कि उनमें चेतना है, यानी कि वो है। यानी सोच लीजिए कितना बड़ा आघात है जब कोई किसी की मृत्यु होती है, यानी आत्मा जब बाहर निकलती है तब उसको कम से कम अपनी चेतना का एहसास होता है। पर यहाँ पे जो डर की गांठ थी इसकी वजह से जो मेडलक के लोगों थे उनको ये भी चेतना नहीं रही थी कि वो है। जब उन्हें आत्मबोध हुआ तब उन्हें लोअर एस्ट्रल प्लेन में लाया गया, जहां उनकी देखभाल की गई तथा उपचार किया गया, जब तक कि उनमें से एक एक की मन, शरीर, आत्मा पूरी तरह से उस सदमे से इस हद तक ना निकल जाए कि हर इकाई ये समझ पाए कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या क्या गलतियां की थी। तो राय यहाँ बता रहे हैं कि लोअर एस्ट्रल प्लेन यानी जब आत्मा अपना सफर शुरू करती है तो ऐसे जैसे बताया जाता है 3 एस्ट्रल प्लेन रहता है, लोअर एस्ट्रल प्लेन, मिडिल एस्ट्रल प्लेन और अपर एस्ट्रल प्लेन, और उनके बीच में भी थोड़े बहुत प्लेन रहते हैं। यानी कि आत्मा अपनी जो चलने की शुरुआत करती है, दूर एक जो तेज रोशनी है वहां पे उसकी चलने की शुरुआत है, तो उसके बाद करती है। तो ये लोअर एस्ट्रल प्लेन में उनकी हीलिंग होती है। उसके बाद उनको आगे की जो जर्नी है उनके लिए तैयार किया जाता है। तो जब वो वहां से जर्नी चलते चलते तैयार होता है तो उसके बाद वो उस रोशनी की तरफ चलता है कि जब तक वो और आगे जाएगा जब तक वो तीखी ना हो जाए, और जब वो तीखी या तेज रोशनी आ जाए तब वो रुक जाता है। तो उनको अपने पिछले जन्म में क्या क्या गलतियां थी वो उनको समझ आए, तब तक उनका हीलिंग प्रोसेस चालू हुआ। जब उन्होंने अपना अनुभव ले लिया और अपने सारे जरूरी सबक को सीख लिया, तब पूरे समूह ने तय किया अपने गलतियों का पश्चाताप करेंगे। इस उद्देश्य से इस उद्देश्य के लिए उन्होंने आपके ग्रह में जन्म लेने का फैसला किया, परंतु मानव रूप को स्वीकार नहीं किया।
अभी जब उन्होंने ये फैसला लिया तब शायद हमारी पृथ्वी जो थी वहां पे मानव रूप का अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर जो स्वरूप उपलब्ध थे या जो भी बॉडी उपलब्ध थी, उन्होंने वही बॉडी में अवतरण करना स्वीकार किया, परंतु मनुष्य के रूप को स्वीकार नहीं किया। इस अनुभव को वो तब तक नहीं करना चाहते थे जब तक कि वो अपने सारे पूर्व कर्म जो उन्होंने विनाश किया था उसे भूलकर दूसरों की सेवा करना ना सीख जाए, यानी कि प्यार करना ना सीख जाए। क्योंकि अगर मनुष्य रूप ले लिया, जैसे वही टेक्निक का ज्ञान आ गया, तो शायद वो वही गलतियां कर सकते हैं जो उन्होंने पिछले जन्म में की थी। और वो तब तक वो मनुष्य रूप नहीं लेना चाहते जब तक वो प्यार करना न सीख जाए। जैसे कि सबके कर्म ऐसे न हो जाए तो उसको मानव रूप कैसे मिलेगा, यानी प्यार करना न सीखे तब तक मानव रूप कैसे मिलेगा। कि अगर हाँ, तो उन्होंने अपना अनुभव जब उन्होंने अनुभव ले लिया और दूसरों की सेवा करना न सीख जाए तब तक पृथ्वी पे जो बॉडी थे उसमें ये आना उन्होंने सीख लिया। तब मेडलक के लोगों का, अधिकांश लोगों का जो ये फैसला आया, ये जो स्वीकार किया उन्होंने कि जो हम मनुष्य रूप नहीं लेंगे, परंतु जो रूप उपलब्ध होगा यानी दूसरी घनत्वता का रूप जो उपलब्ध था वो उसके लिए वो रेडी हुए थे। तो ये स्थानांतरण आपके ग्रह में करीब 5 लाख वर्ष पूर्व होना शुरू हो गया था और उस समय में जो भी शरीर उपलब्ध था उसका इस्तेमाल किया गया। तो यानी जैसे हमने बताया कि यानी देखा कि राने राने जो बताया कि 7,05,000 वर्ष पूर्व मेडलक पूरा ग्रह ही बर्बाद हो गया। उसके बाद कोई उनका कांटेक्ट ही नहीं कर पाया, तकरीबन मान लो 1,05,000 वर्ष तक उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। फिर कन्फेडरेशन द्वारा उनको सहायता दी गई, हीलिंग दी गई और वो आगे की सफर के लिए तैयार हो गए। तो 5 लाख वर्ष पूर्व ये स्थानांतरण शुरू हो गया। उस समय जो शरीर, तो डॉन पूछते हैं उस समय जो शरीर उपलब्ध था क्या वो वानर प्रजाति के थे? तो राज जवाब देते हैं हाँ ये सही है। तो जैसे हमारे भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी कुछ उत्क्रांति की थ्योरीज रखी थी, उसमें भी यही बताया गया है कि हम लोग यानी जो अभी के मनुष्य है वो वानर प्रजाति से ही आगे बढ़ के इंसान बने हैं। तो डॉन आगे पूछते हैं और क्या मेडलक के लोगों में से किसी का भी अभी तक रूपांतरण हुआ है? क्या वे अभी तक दूसरी घनत्वता में ही है या वो लोग किसी तीसरी घनत्वता के ग्रह का निर्माण कर रहे हैं? तो जैसे मान लो कि कोई और ग्रह पे, जैसे हमारा जो पृथ्वी ग्रह है अभी के लिए तीसरी घनत्वता में है, तो क्या मेडलक के लोग हैं उनके लिए कोई ग्रह निर्माण किया जा रहा है, ऐसा पूछ रहे थे। तो रा बता रहे हैं इनकी चेतना हमेशा से तीसरी घनत्वता की ही थी, परंतु उन्होंने दूसरी घनत्वता में रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि दूसरी घनत्वता में रहने की चेतना में रहने पे वो निपुण परंतु हेरफेर करने वाले नहीं होते। यानी उन्होंने तीसरी घनत्वता वाला ग्रह होने के बावजूद, यानी उनकी जो चेतना थी वो तीसरी घनत्वता की थी, परंतु उन्होंने दूसरी घनत्वता में जाना इसीलिए स्वीकार किया कि वो निपुण होंगे और हेरफेर करने वाले नहीं रहेंगे। फिर मेडलक के जो भी लोग थे, जैसे अभी हमने देखा कि अधिकांश लोग, जैसे मेजोरिटी, जैसे यहाँ पे भी एक मेजोरिटी से फैसला लिया जाता है कि क्या क्या कर सकते, या तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कोई भी, यानी हमारे सदन में से भी ऐसे फैसले होते हैं। तो वहां पे जो थे उन सब ने ये फैसला लिया कि हम सब दूसरी घनत्वता में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि और एक तरह से तो निपुण भी हो जाएंगे, क्योंकि तीसरी घनत्वता से दूसरी घनत्वता यानी थर्ड स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में आ गए, उस तरह के अगर लोग होंगे तो वो सही से दूसरी घनत्वता में तो जो भी क्रिया रहेगी उसके लिए तो वो निपुण रहेंगे ही, और थर्ड घनत्वता के जैसे काम भी ना करे, जैसे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना पूरा ग्रह ही उड़ा दिया था, वैसी गलती
न करे, यानी हेरफेर करने वाले न रहे। दूसरी घनत्वता में ही रह के वो प्यार का तरीका सीख रहे थे। जैसे कि बंदर है, वो जैसे बोल रहे हैं ना वानर प्रजाति में है, तो वानर प्रजाति में भी जो दूसरी घनत्वता में होने के बावजूद भी उसमें जो बंदर रहते हैं, उसकी जो माँ रहती है अपने बच्चे को प्रेम करती है, या पिता जो है अपने बच्चे को प्रेम करता है, ये सारा प्यार सीखना वहां से शुरू होता है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो ये बंदरों की बहुत सारे गुट होते हैं, और हर एक गुट का अपना एक दादा बंदर होता है, यानी जो शक्तिशाली है वो उसका लीडर बन जाता है। तो फिर वो उसमें दो गुट आपस में लड़ते भी है, यानी वो दूसरी घनत्वता में भी वो सारी चीजें होती है। तो उनको पहले के अनुभव से ये सीखा है कि हमें सिर्फ पहले प्यार करना सीखना है। प्यार करने सीखने के बाद ही हम आगे की घनत्वता के लिए जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं, डॉन प्रश्न पूछ रहे हैं कि फिर भी कोई तो ऐसा होगा अब तक जो कि इस 75,000 साल के चक्र को पूरा करने के बाद दूसरे से तीसरे घनत्वता में आ पाए हैं। तो रा बताते हैं, इनमें से कई लोगों ने अपने कर्मों को समझा और सबक सीख कर ठीक किया, तथा उन्होंने तीसरी घनत्वता के चक्र को तीसरी घनत्वता के शरीर में स्वीकार किया। उनमें से कई लोग थे जो आगे बढ़ गए, उन्होंने किसी और तीसरी घनत्वता के ग्रह में जन्म लिया। उनमें से कुछ लोग आपके ग्रह के तीसरी घनत्वता में भी जन्म लिया है। उनमें से कई है जो अभी भी दूसरी घनत्वता में है, उन्होंने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है, इसीलिए वो ठहरे हुए हैं। तो जैसे हमने देखा कि बंदर, जो भी बंदर थे, उन्होंने जब प्यार करना सीख लिया, या प्यार का तरीका समझ उनको आने लगा, तो फिर वो आगे की घनत्वता के लिए जाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन थोड़े लोग ऐसे थे कि उन्होंने अभी तक वो सबक नहीं सीखा, इस वजह से वो दूसरी घनत्वता में ही है। तो डॉन आगे पूछते हैं कि क्या वो बिगफुट है जैसे कि आपने बताया था, यानी पिछले सत्र में हमने जो देखा वो बिगफुट के बारे में बताया था। तो 3 तरह के प्रजाति के बारे में बताया, तो उसमें से राज जवाब दे रहे हैं कि वो एक तरह के बिगफुट ही है, यानी वो यहाँ पे एप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था। तो डॉन पूछते हैं आगे, तो जो अभी हमारे ग्रह में इंसान है, उसमें से कुछ लोग मेल्डक से आए हैं, तो कुछ मंगल ग्रह से आए हैं, या कुछ अलग जगहों से भी धरती पे इंसान आए हैं? तो रा बोल रहे हैं, हाँ, वो सारे लोग जो आज आपकी धरती पर है, वे लोग इस पूरी सृष्टि के अलग अलग जगहों से आए हैं। जैसे कि जब किसी ग्रह में एक चक्र पूरा होता है, तो वे लोग जो कि सबक नहीं सीख पाते हैं और उन्हें दोहराना पड़ता है, तो उन्हें इस ग्रह में भेजा जाता है, वो अपने सबक दोबारा सीख सके इसलिए। तो जब वहाँ, यानी यहाँ जो पृथ्वी पे जो लोग है, या जो कोई भी आता है, तो कोई भी, यानी कोई भी व्यक्ति मरता है या हम मरते हैं, तो कहाँ जाना है, यानी कौन सी घनत्वता में जाना है, उसके बारे में तय कैसे होता है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। लेकिन ये जो है वो हमारी जो आगे की जो जर्नी, या कहाँ पे जन्म लेना है, वो हम खुद ही उसका चुनाव करते हैं, ताकि अगर जरूरत है तो अपने सबक दोबारा सीख सके। इस प्रकार आपके ग्रह में मेल्डक से, मंगल ग्रह से तथा बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि अपना चक्र दोहराने आए हैं। उनकी दिशा अलग अलग है, इसलिए उनकी सोच को एक तरह करना संभव नहीं हो पाता है, चाहे कितना भी सिखाया जाए। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि रा के द्वारा कि मंगल ग्रह से भी आए हैं, मेल्डक से आए हैं, और हमारे पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें तो कई सारी ग्रह है या सभ्यताएं हैं, तो उसमें से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि
अलग अलग तरह के लोग पृथ्वी पे हमें देखने मिलते हैं। सब लोग सेम नहीं है। जहाँ पे अलग जगह पे वो जहाँ से आए हैं, उन्होंने अपना समूह बनाया है, वो अपनी संस्कृति के हिसाब से या फिर अपने देश के हिसाब से ऐसे अलग अलग गुट बना लिया है और वो अब सब अपना अनुभव लेते हैं, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग है। तो उनकी सोच को, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हर एक अ, जैसे अभी हम देखें तो हर एक जो देश है, यानी अगर एक भारत के जो भूखंड के लोग हैं देखने में सही है, तभी भी उनकी जो सोच है वो एक नहीं हो पाई है, तो हम पूरी पृथ्वी की तो बात करना ही दूर है। तो जैसे बता रहे हैं कि ये संभव नहीं हो पाता है जितना भी उनको सिखाया जाए। तो फिर डॉन आगे पूछते हैं कि जब मेल्डक को तबाह किया गया था, तो क्या उस समय वहां पर भी सभी लोगों को दिक्कतें हुई थी, या कुछ ऐसे लोग बच गए थे जो कि थोड़े विकसित हो चुके थे और उन्हें कोई और ग्रह में स्थानांतरित कर दिया गया हो? यानी जैसे पूरा ग्रह ही नष्ट हो गया कि कुछ लोग बच्चे भी थे, यानी सभी लोग यहाँ पे दूसरी गणतुलता में भी आए कि कोई और ग्रह में भी गए? तो रा बता रहे हैं इस तबाही से कोई भी नहीं बच सका। इस तबाही से ना तो ग्रह बचा, ना ही लोग। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसके भीतर डर की गांठ न लगी हो। तो ये बड़ा भयंकर हादसा हुआ वो मेल्डक के लोगों और ग्रह के साथ। तो जैसे इस तरह से बात करते हुए, जैसे डॉन ने समझा, और ये जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो 1981 में हुई थी। उससे पहले जैसे हम सब जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था 1945 का, उसमें अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से फैट बॉय और लिटिल बॉय, फैटमैन एंड लिटिल बॉय नाम के जो परमाणु बम है वो डाल के भयंकर विनाश वहां पे किया था। तो वो जानकारी डॉन को थी, तो उस हिसाब से वो उसको रिलेट कर पा रहे वो, यानी मेल्डक में भी एक बहुत सारे हुए थे, यहाँ पे तो दो ही हुए अभी तक के। तो वो उसके बारे में पूछ रहे हैं आगे कि क्या इस तरह का खतरा इस समय पृथ्वी में होने की भी संभावना है? यानी जब ये रिकॉर्ड किया गया था 1981 में, तब के लिए भी ये प्रश्न था, और जब अभी हम लोग ये 2023 में जब ये कर रहे हैं तब तो उससे भी ज्यादा ये सवाल आज के दौर में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी उस समय से ज्यादा देशों के पास या लोगों के पास ये परमाणु बम जैसी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। तो राज बोल रहे हैं, यदि पूरे ग्रह के लोगों के मन, आत्मा और शरीर के भविष्य का अंदाजा लगा तो ऐसी संभावना कम है, परंतु हम निश्चित नहीं है कि आपके पास जो तकनीक आई है उसका आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरों के भले के लिए होगा या उसका उपयोग तबाही लाने में होगा। यानी जब ये टेक्नोलॉजी या ये जो तकनीक है परमाणु बम की जब हमारे यहाँ पे भी विकसित हुई थी, तो परमार्थ यानी दूसरों की सेवा करने में ही उसका इस्तेमाल किया जाना था। परंतु जो इस्तेमाल हुआ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो वो बहुत ही भयावह था। तो रा बोल रहे कि हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे, परंतु अगर यहाँ के लोगों के मन, आत्मा और शरीर के भविष्य का अंदाजा लगा जाए, यानी एक तरह से है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अगर सब लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं हमें युद्ध चाहिए या इसने हमारा ये किया वो किया तो हम युद्ध करेंगे, और फिर उसी तरह जो मेल्डक के ग्रह में हुआ था उस तरह का अगर यहाँ पे भी ये परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, तो थोड़ा सा उसकी संभावना हो सकती है। तो तो ये रा आगे बोलते हैं कि हमारी समझ से आपकी धरती के लोगों का मन तथा आत्मा को दिशा देने की जरूरत है, ना कि इन खिलौनों को ही तोड़ दिया जाए। क्या ये सभी चीजें रचयिता का हिस्सा नहीं है? इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक चुनना आपका सम्मान और कर्तव्य है। तो यहाँ पे रा बहुत ही गहन बात बोलते हैं कि जब तक हमारी पृथ्वी के जो लोग हैं
उनकी जो मन और आत्मा है उनको सही दिशा न मिले तो ये खतरा हो सकता है। पर अगर उसको एक सही दिशा में ले लिया जाए, जैसे कि ये जो हमारा एक अनंत रचयिता का प्रेम और रोशनी का जो ज्ञान है, अगर काफी लोगों तक ये पहुंच जाए, यानी बहुत सारे लोग ये चीज को समझेंगे और उनके मन और आत्मा जो है उसको सही दिशा मिलेगी, तो वो चीज से हम बच सकते हैं। तो डॉन आगे क्वेश्चन पूछते हैं, जब कोई आगे की घनत्व में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा वो चक्र के अंत में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाते हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं कि वो एक से दूसरे ग्रह जाते हैं? तो राह बताते हैं कि रचयिता की योजना का प्रथम चरण है हमारे मन, शरीर और आत्मा की संपूर्ण अस्तित्व, यानी कि हमारा हायर सेल्फ द्वारा हमारे मन, शरीर, आत्मा को प्रेम और प्रकाश में रखना। यानी मरने के बाद जो हमारा हायर सेल्फ होता है वो हमें मार्गदर्शन देता है तथा हमें रचयिता के प्रेम और प्रकाश में लेके जाता है। तो ये हायर सेल्फ की बात की है राह ने, तो ये हायर सेल्फ क्या है? तो हायर सेल्फ एक तरह से बोले तो ये आपका प्रतिबिंब है, या फिर आपकी कॉपी होती है, या फिर जैसे हमारी आम भाषा में बोला जाता है अंतरात्मा। काफी बार बोलते हैं ना हम, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। तो जिसका काम ही हमें मार्गदर्शन देना होता है। ये जो हायर सेल्फ होती है वो हमसे बहुत आगे की घनत्वता के होते हैं और वो मार्गदर्शन तभी ही करते हैं जब हम उनसे मांगे। यानी यहाँ पे भी जो आपकी फ्री विल है, यानी स्वतंत्र इच्छा है, उसका भी पालन किया जाता है, भले ही वो आपकी खुद की ही हायर सेल्फ क्यों ना हो। तो जैसे यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि हायर सेल्फ, यानी अगर हायर सेल्फ की बात हमें सुननी है तो किस तरह सुन सकते हैं? जब हम एकांत में होते हैं, खुद के साथ अगर बात कर सकते हैं, या तो फिर एक तरह से बोलते हैं कि हम जो मेडिटेशन अवस्था में रहते हैं तब हम शायद हमारे हायर सेल्फ की बात सुन सकते हैं, या तो फिर उनसे हम मार्गदर्शन मांग सकते हैं। वो हमें अनंत, यानी हमारी जो हायर सेल्फ है वो हमें अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश में लेके जाते हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो पहले उनकी हीलिंग होती है, तो हमारा हायर सेल्फ ये देखता है कि वो सही से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो जब हम मृत्यु के बाद चलना चालू करते हैं तो वो हमारे साथ ही चलता है। जैसे जैसे मान लो कि हीलिंग होना जरूरी है। कोई कोई भी मौत से मरे, यानी प्राकृतिक तरीके से मरे, या किसी को एक्सीडेंट हो जाए या कोई हादसे में उसकी मृत्यु हो जाए, पहले उसकी आत्मा की हीलिंग होती है और उसके बाद उसके आगे का सफर चालू होता है। तो जब ये सफर चालू होता है तब वो जो हायर सेल्फ है वो, तो राह आगे बोलते हैं कि ये इसलिए होता है ताकि हम निश्चित हो सके कि आपके अच्छे से हीलिंग हो सके और आपके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है। जैसे मान लो कि रुकावट अगर हो गई, जब रुकावट होती है तो वो जो आत्मा है वो आगे की सफर के लिए रेडी नहीं हो पाती है। तो ये हमारी हायर सेल्फ जो है वो बराबर ये हीलिंग हो रही है कि नहीं वो ध्यान रखते हैं। इसे ठीक होने में हर व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है, यानी हीलिंग के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग समय लगा। जैसे मेल्डक के लोगों को तो 1 लाख वर्ष का समय लग गया। ये होने के बाद आपके पिछले सारे चक्रों के अनुभव भूलकर छन जाते हैं, बच जाता है तो सिर्फ शुद्ध अनुभव। इस शुद्ध अनुभव के आधार पर ही हमारा हायर सेल्फ ये तय करता है कि हमारे लिए किस तरह का वातावरण सही रहेगा। हम ये चक्र पुनः दोहराएंगे या आगे के चक्र में बढ़ जाएंगे। तो ये जो है शुद्ध अनुभव क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि हमने अभी देखा था कि 75,000 साल के बाद की बात थी, तो उसमें 25-25-25 हजार के 3 चक्र रहते हैं।
तो अभी उसमें ऐसा होता है कि कोई कोई लोग है तो पहले चक्र में से ही आगे निकल जाते हैं, कोई ऐसे है कि दूसरे में आगे निकल जाते हैं, कोई ऐसे होते हैं तीसरे में आगे निकल जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी रहते हैं कि जो तीनों चक्र होने के बाद भी आगे नहीं निकल पाते हैं। तो उस समय क्या होता है, तो ये जो हमने अनुभव लिया अभी, ये अनुभव यानी शुद्ध अनुभव यानी क्या? तो शुद्ध अनुभव यानी ये कि जैसे हमने जो कोई क्रिया की है, जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगी तो सुबह उठूंगी, बच्चों का टिफिन, घर वालों के लिए खाना, ये जो सारी दैनिक क्रिया है जो रोज करते हैं, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं वो उसमें से खाली एक ही रह दी जाएगी। अगर मान लो कि मेरी जो पूरी जर्नी है, लाइफ की जर्नी, वो उसमें कितनी भी बार करूं, लेकिन वो ये चीज जो बार बार होती है, रिपीट होती है, उसको सिर्फ एक बार ही लिया जाता है। या फिर कोई जैसे सुबह उठता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है कार में, तो ये भी जो है वो सिर्फ एक ही अनुभव गिना जाएगा। और ये सारे अनुभव और सारी जिंदगी के जो पिछली सारी जिंदगियां हैं, वो सारी जिंदगियों की जो भी अनुभव है, वो सारे एक जैसे फिल्म बन जाती है उनकी, और वो फिल्म जो है वो दिखती है। तो ये जो हम जो भी पिछली जिंदगी में भी जो किया है, तो सारे अनुभव जैसे फिल्म चल रही है उनकी नजर के सामने कि हमने ये जो हमारी जर्नी रही है या जो हमारा सफर रहा उसमें क्या क्या अनुभव लिए। तो कटाई इसमें आगे बोलते हैं कि इस तरह से कटाई होती है जिसे कई लोगों की देखभाल में किया जाता है। तो ये कटाई जो होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो डॉन आगे प्रश्न पूछते हैं, जब वो इकाई एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाती है तो क्या वो सोच में जाती है या किसी वाहन द्वारा? तो रा बोलते हैं, आपका हायर सेल्फ का जुड़ाव रचयिता से होता है, उसे रचयिता के बारे में सब पता होता है, इसलिए समय और स्थान मायने नहीं रखता है। बस वही सोच महत्वपूर्ण होती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में से उसे हम इस अनंत ब्रह्मांड में से हमें कहाँ रखना है। तो डॉन अभी ये जो है ये सत्र काफी लंबा हो रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे विराम लेते हैं। ये जो प्रश्न है उसके साथ मैं आपको यहाँ पे ही वो अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शक्ति और ज्ञान के घेरे में छोड़ती हूँ, और ये सत्र है वो हम कल फिर से जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा मेरे दोस्तों, आज्ञा वासु। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड,
I am protected. Thank you so